नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। इस सेशन में हम एनर्जी थ्योरम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मैक्सवेल रेसिप्रोकल लॉ, बेटिस थ्योरम, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल लॉ, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, इन सब के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल व्हेन डिफ्लेक्शन आर लीनियर फंक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेज। यस, ये जो हमारा डिफ्लेक्शन है वो जो हम उसके ऊपर लोड अप्लाई कर रहे हैं उसका लीनियर फंक्शन होना चाहिए। पी और डेल के बीच में रिलेशन लीनियर होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन सही है। मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, मटेरियल को हुक्स लॉ को अंदर मतलब जो लोड अप्लाई करेंगे और डिस्प्लेसमेंट होना है वो हमारा हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए। इस तरह से ये आपका बी ऑप्शन गलत हो गया है, ये ऑप्शन सही है। द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस विल बी अफेक्टेड बाय स्मॉल डिफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ऑप्शन ये करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ। यदि मटेरियल हुक्स लॉ को लागू नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा, तब हमारा सुपर पोजिशन लॉ नहीं होगा। तो इस तरह से अपना ये वन क्या होगा, करेक्ट हुआ। नॉट एप्लीकेबल पूछा गया है। इसके बाद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। यदि टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या डिफॉर्मेशन हो रहा है तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को लागू कर सकते हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल के लिए आपका क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। और द स्ट्रक्चर इज बीइंग एनालाइज्ड फॉर द इफेक्ट ऑफ सपोर्ट सेटलमेंट। यदि सपोर्ट का सेटलमेंट हो रहा है तब भी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को लागू कर सकते हैं कि जब तक कि उसकी ज्योमेट्री के में बहुत चेंज नहीं हो रहा हो। तो दो स्टेटमेंट जो है नीचे के उन पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लागू होता है। 2 और 3 पर एप्लीकेबल है, जबकि 1 जब है तब ये नॉट एप्लीकेबल है। इसलिए आंसर ए क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कैन बी अप्लाइड टू इलास्टिक सिस्टम। वर्चुअल वर्क में जो सबमिशन ऑफ वर्चुअल वर्क होता है इसमें या तो फोर्स अपना वर्चुअल रहेगा या डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल रहेगा। और इलास्टिक सिस्टम पर हम जब अप्लाई करते हैं तो ये अपना होता है वर्चुअल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज। सबमिशन ऑफ वर्चुअल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रकार से डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए अपना ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए लागू होता है। For which of the following conditions the virtual work should be zero according to the principle of virtual work? Principle of virtual work के अनुसार virtual work जीरो होगा, लेकिन ये तभी होगा चाहे अपनी रिजिड बॉडी हो। रिजिड बॉडी जो होगी वो कंप्लीटली क्या है, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। नॉट डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है, अपनी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। और यदि इलास्टिक बॉडी या डिफॉर्मेबल बॉडी को लेते हैं तब इसमें इसका एक इंडिविजुअल पार्टिकल भी अपना इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तभी प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लागू है। इसका मतलब है बॉडी क्या होना चाहिए, ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट करा दो, फर्स्ट थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर statically determinate structure when the system behaves elastically only when the principle of superposition is valid। कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम के डेरिवेशन में ये एज्यूम किया गया है
कि हमारा जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लागू होता है। एजम्पशन जो उसके डेरिवेशन में किया गया है उसमें ये माना है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लागू होता है। इसका मतलब है कि जब हम किसी बॉडी पर लोड का यदि ऑर्डर बदल दें, पहले W1, W2, W3 इस तरह से जो लोड अप्लाई कर रहे थे इनका यदि क्रम बदल दें, तब भी जो बॉडी के अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए इसके डेरिवेशन में एजम्पशन माना था कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। इफ द डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट आई, यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेते हैं जिसका ये कोऑर्डिनेट है ये आई, ड्यू टू यूनिट फोर्स एट कोऑर्डिनेट जे, यहाँ ये जे कोऑर्डिनेट है इस बीम का और यहाँ पर यूनिट फोर्स यूनिट लोड 1 किलो न्यूटन या 1 न्यूटन का अप्लाई किया है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट आई पर जो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा वो डेल आई ड्यू टू फोर्स एट जे, डेल आई जे। इसी तरह से सेकंड केस लेते हैं जिसमें क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट जे, अब जे कोऑर्डिनेट का डिस्प्लेसमेंट है और लोड अप्लाई कर रहे हैं, यूनिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आई पर। तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के अनुसार ये दोनों डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, मतलब डेल आई जे इज इक्वल टू डेल जे आई, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ ए परफेक्ट फ्रेम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग ये यूनिट लोड एट द जॉइंट। कोई भी परफेक्ट फ्रेम है और इसके अंदर हमको क्या है, किसी भी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है। यहाँ पर हमको ये पॉइंट यदि ए है तो यहाँ पर हमको डिफ्लेक्शन निकालना है और लोड अप्लाई किया हुआ है कहीं यहाँ पर W। तब हम यूनिट लोड मेथड में क्या करते हैं कि यहाँ पर हमको पहले W की वजह से P फोर्स निकालते हैं, फिर जहां पर हमको डिफ्लेक्शन निकालना है यहाँ पर, अब यहाँ पर हमको यदि वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है तो हम वर्टिकली यूनिट लोड 1 किलो न्यूटन का अप्लाई करेंगे। यदि यहाँ पर हमको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना है तो यहाँ पर 1 किलो न्यूटन का हॉरिजॉन्टल लोड। इस तरह से लोड किस डायरेक्शन में अप्लाई करती है, जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन निकालना है। कितना अप्लाई करना है, यूनिट लोड। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, द डायरेक्शन इन विच द डिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड। यदि हमें डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन नहीं मालूम है तब भी हम जो हम एज्यूम करेंगे उस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, लेकिन साइन क्या है, यदि सॉल्यूशन के बाद निगेटिव आ जाएगा इसका मतलब है डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो अपोजिट एडजस्ट डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम कैन बी यूज्ड टू कंप्यूट डिफ्लेक्शन डेल W बाय डेल आपका R या T इज इक्वल टू हमारा क्या है, डिफ्लेक्शन मिल जाएगा डेल लैम्डा इन स्टेटिकली। तो ये कैस्टिग्लियानो की थ्योरम अपनी सभी के लिए लागू होती है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए लागू होती है, रिडंडेंट फ्रेम या इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए लागू होती है। इसी तरह से ये आपकी किसके लिए होती है, बीम्स के भी लागू होती है। फ्रेम्स होंगे यदि पिन जॉइंटेड और आपके रिजिड फ्रेम है तब भी लागू है, साथ में आर्चेज के लिए भी लागू है। इसलिए अपना क्या रहेगा, फॉर एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी जिसके अनुसार क्या रहता है अपना डेल यू बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी with respect to redundant
क्या देते हैं हमारा डिफ्लेक्शन, ये कहलाती है कैस्टिग्लियानोज सेकंड थ्योरम। अब यदि यही आपका जो है रिजल्टेंट यदि हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिफॉर्मेशन या सेटलमेंट या लैक ऑफ फोर्स की वजह से ये लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाए तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल टी बराबर 0। और ऐसे केस में जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी रिडंडेंट की वजह से वो मिनिमम होगी, और मिनिमम का मतलब है डिफरेंशिएशन में 0। इसलिए ये जो है आपकी प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क, ये अपना क्या है, ये पर्टिकुलर केस ऑफ सेकंड थ्योरम है जिसमें अपना लैम्डा किसके बराबर हो जाता है 0। और ये अपना तब लागू होती है जब अपना applicable only when the redundant support do not yield। इसका मतलब है कि लैम्डा जो है तो हमारा 0 है, या लैक ऑफ फिट या सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट ये सब क्या है 0 है। तो इस तरह से अपना क्या हुआ, तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट caused in a beam subjected to a unit load। यदि हम एक बीम लेते हैं और इसमें क्या है यूनिट लोड अप्लाई करते हैं, और यूनिट लोड यदि 1 पॉइंट पर अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से जो दूसरा पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर यूनिट लोड की वजह से जनरली हम क्या कंसीडर करते हैं डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये अपना रोटेशन के लिए भी लागू होती है। तो यूनिट लोड की वजह से यहाँ पर जो रोटेशन होगा, ठीक है, तो इसको मान लिया है अपना डेल 2 1। वैसे तो रोटेशन को क्या कर सकते हैं थीटा 2 1। यहाँ पर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यदि हम दूसरे केस में बी पॉइंट पर क्या करते हैं यूनिट मूवमेंट अप्लाई करते हैं, m इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ था 1 किलो न्यूटन। और यहाँ पर आपका क्या देखेंगे, यहाँ पर लिया था लोड तो यहाँ पर देख रहे थे रोटेशन, अब यहाँ पर लिया है मूवमेंट तो पहले पॉइंट पर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा अपना डेल किस पॉइंट पर ले रहे हैं 1 पर, और किसकी वजह से यूनिट मूवमेंट अप्लाई किया है 2 पर। तो ये अपना कहलाता है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम कॉम्बिनेशन के लिए भी लागू होती है, मतलब यूनिट लोड और यूनिट मूवमेंट दोनों के लिए लागू होती है। इस समय क्या हो जाएगा डेल 1 2 इज इक्वल टू डेल 2 1, यही ऊपर वाले फिगर में शो किया है। मैक्सवेल बेटीज थ्योरम स्टेट, अब यहाँ पर क्या है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर नहीं किया है, अपना बेटीज ने क्या है सभी फोर्सेस एक सिस्टम माना था जिसमें सब क्या है लोड अप्लाई किया था, और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे दूसरे सिस्टम का, फिर दूसरा सिस्टम अप्लाई किया लोड का, और पहले सिस्टम का वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। पहले सिस्टम का लोड मल्टीप्लाइड बाय दूसरे सिस्टम का पहली वाली जगह पर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, इसको फिगर बना के देखने की कोशिश करते हैं कि जैसे यहाँ पर एक आपका क्या है कैंटिलीवर एक फ्रेम है, और यहाँ पर एक एम पॉइंट है, और एम पॉइंट पर ही हमने क्या किया है पहले सिस्टम का लोड लगाया है जो पी है, राइट, जिसको पी एम बोल सकते हैं। यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा इसका एक डिफ्लेक्टेड शेप बनाया, यहाँ पर क्योंकि एम पॉइंट है इसलिए ये कहलाएगा डेल एम, और आपका किसकी वजह से हो रहा है आपका पी एम की वजह से, यहाँ पर एक एन पॉइंट है, और एन पॉइंट जो डिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसका डिफ्लेक्शन कहलाएगा डेल एन
और आपका क्या हो जाएगा डेल एन, और किस लोड की वजह से हो रहा है ये अपना डेल एन, जहाँ की लोड कहाँ पर रखा हुआ था एम पर। तो ये हो गया आपका डेल एम एम और ये हो गया है डेल एन एम। अब इसको क्या करते हैं, मैक्सवेल दूसरा सिस्टम लिया, इसमें अपन लोड की पोजीशन को चेंज करते हैं। अब लोड कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ये पी एम को या पी एन दूसरा फोर्स लिया और यहाँ एन पॉइंट पर अप्लाई किया, तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा वो डेल एन और डेल एन, जबकि जो पहला वाला पॉइंट है जिसका नोटेशन था एम, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो जाएगा डेल एम, डेल एम, और किसकी वजह से हो रहा है, अपना लोड कहाँ पे रखा हुआ है एन पर, तो ये हो जाएगा एम एन, राइट। तो मैक्सवेल थ्योरम में, मैक्सवेल-बेटिज थ्योरम में क्या था कि पहले सिस्टम का लोड लिया तो वो हो जाएगा अपना पी एम, दूसरे सिस्टम का वहीं पर डिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन देखेंगे और ये डिफ्लेक्शन कहाँ पर देखना है अपना इस पॉइंट पर, दूसरे सिस्टम की वजह से डिफ्लेक्शन कितना हुआ था डेल एम एन, राइट। अब लेंगे दूसरे सिस्टम का लोड, दूसरे सिस्टम का लोड था पी एन, और इसी के नीचे देखेंगे पहले वाले सिस्टम का डिफ्लेक्शन, तो वो था डेल एन एम। तो इस तरह से ये बन गया है मैक्सवेल-बेटिज थ्योरम। तो पी एम डेल एम एन इज इक्वल टू पी एन डेल एन एम। इसको फिगर बना बना के आप क्या है क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द beam shown in figure, if the displacement at C एक due to load W at B, यहाँ पर इसी फिगर को ले लेते हैं और कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट एट C यहाँ पर ड्यू टू लोड W एट B, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है, और ये जो है एट B इज 5 mm, डिस्प्लेसमेंट एट C जो है वो है 5 mm, राइट। अब हमको निकालना क्या है, ड्यू टू लोड W एट 5, देन द डिस्प्लेसमेंट एट B निकालना है। अब सेम बीम है और इसमें हमको B पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, A B C D, B पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाया और ये पॉइंट हो गया है B, ये हो गया है C, और C पर ड्यू टू द लोड 0.2 W एट C, अब यहाँ पर 0.2 W का लोड अप्लाई किया, तो पहले सिस्टम का लोड लेंगे, ये क्या बोलेंगे मैक्सवेल-बेटिज थ्योरम का यूज करेंगे और वर्क डन निकालेंगे, वर्चुअल वर्क डन। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है दूसरे सिस्टम का, तो इसको मान लेते हैं डेल। तो वर्चुअल वर्क का मतलब हुआ फोर्स अपना रियल है और डिस्प्लेसमेंट क्या ले रहे हैं वर्चुअल, जो कि दूसरे सिस्टम से हो रहा है, दूसरे सिस्टम की वजह से W लोड के नीचे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इसको हमने माना है डेल, क्योंकि हमको निकालना है। तो वर्चुअल वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फर्स्ट सिस्टम ऑफ लोडिंग मींस W सिस्टम की वजह से, W सिस्टम की वजह से लोड कितना है W, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना है डेल। अब हम दूसरा सिस्टम लेंगे, उसका वर्चुअल वर्क निकालेंगे, वर्चुअल वर्क ड्यू टू सेकंड सिस्टम, यहाँ पर जो सेकंड सिस्टम है वो है 0.2 W, और 0.2 W इसी के नीचे हम क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे फर्स्ट सिस्टम के, तो C के नीचे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 5 mm, वर्चुअल वर्क कितना हो जाएगा 0.2 W इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 5 mm। इन दोनों को हम क्या करेंगे बराबर, पहले सिस्टम का और दूसरे सिस्टम के वर्चुअल वर्क क्या हो गए बराबर, तो ये आ गया अपना W इंटू डेल इज इक्वल टू 0.2 W मल्टीप्लाइड बाय 5, तो यहाँ डेल इज इक्वल टू आ गया W से W कैंसिल आउट, ये आ गया 1 mm। इसलिए
इस पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिगर बनाइए, फिगर बना के नीचे नीचे अपने को वर्चुअल वर्क निकालना है। तो 12 का ये सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कैंटिलीवर बीम शोन इन द फिगर गिवन फिगर Δ2 इज द डिफ्लेक्शन अंडर सी। यहाँ पर ये Δ2 सी के नीचे डिफ्लेक्शन है, जबकि अंडर सी ड्यू टू लोड W1 को बी पर अप्लाई किया है, राइट। एंड W1 एट बी एंड Δ1 इज द डिफ्लेक्शन अंडर बी। यहाँ पर बी के नीचे Δ1 डिफ्लेक्शन है ड्यू टू लोड W2 एट सी। ये पॉइंट है सी। द रेशियो निकालना है। तो पहले का, यदि W1 सिस्टम ऑफ लोड की बात करेंगे तब वर्चुअल वर्क डन बाय W1 सिस्टम ऑफ लोडिंग। लोड लेंगे W1 और W1 के नीचे ही डिस्प्लेसमेंट दूसरे सिस्टम का देखेंगे तो वो हो जाएगा अपना Δ1। इसी तरह वर्चुअल वर्क डन बाय सेकंड सिस्टम का मतलब है यहाँ पर W2 के द्वारा। तो लोड रहेगा W2 और W2 के नीचे जो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट सिस्टम का रहेगा Δ2, W2 इंटू Δ2। ये दोनों को इक्वेट कर देंगे तो W1 इंटू Δ1 इज इक्वल टू W2 इंटू Δ2। तो Δ1 अपॉन Δ2 इज इक्वल टू आ जाएगा W2 अपॉन W1। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैंटिलीवर बीम ए बी फिक्स्ड एट ए। यहाँ पर कैंटिलीवर जो बीम है वो बनाना है अपने को, ये ए पर फिक्स्ड है एंड कैरिंग ए लोड W एट द फ्री एंड। यहाँ पर ये फ्री एंड जो है इसका बी, यहाँ पर W लोड ले जा रहा है। इज फाउंड टू डिफ्लेक्ट बाई डेल एट द मिड पॉइंट। यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है, मान लीजिए सी पर, मिड पॉइंट पर ये कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, डेल ऑफ द ए बी। अब हमारा ये कहलाएगा फर्स्ट सिस्टम ऑफ लोडिंग। फर्स्ट सिस्टम ऑफ लोडिंग। नेक्स्ट लेंगे सेकंड सिस्टम ऑफ लोडिंग। कैंटिलीवर यही है, ए है और बी है। अब निकालना है द डिफ्लेक्शन ऑफ बी, मतलब इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालना है। एक कैंटिलीवर डिफ्लेक्ट हुआ और बी पॉइंट का डिफ्लेक्शन मान लिया डेल डैश है। यहाँ पर डेल था तो यहाँ पर मान लिया है डेल डैश। लोडिंग कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, मिड पॉइंट सी पर। कितनी अप्लाई की है, W/2। तो वर्चुअल वर्क डन बाय फर्स्ट सिस्टम ऑफ लोडिंग मींस W की वजह से हो जाएगा W और W के नीचे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल डैश। वर्चुअल वर्क डन बाय सेकंड सिस्टम ऑफ लोडिंग मींस W2 के द्वारा, W/2 के द्वारा। तो लोड W/2 मल्टीप्लाइड बाय W/2 के नीचे डिफ्लेक्शन कितना है, डेल वर्चुअल। तो ये डेल दोनों को इक्वेट किया तो W मल्टीप्लाइड बाय डेल डैश इज इक्वल टू W/2 इंटू डेल। निकालना क्या है, डेल डैश। W कैंसिल आए, आंसर आ गया अपना Δ/2 क्या आया है, आंसर निकालना क्या है अपना डेल डैश। द डिफ्लेक्शन ऑफ बी ड्यू टू W/2 एट मिड पॉइंट। तो पहले का लोड लिया W, दूसरे का डिफ्लेक्शन लिया, इसी के नीचे लेना है डिफ्लेक्शन। तो ये लेकिन निकालना तो कहाँ है, द डिफ्लेक्शन ऑफ बी ड्यू टू लोड W/2 एट मिड पॉइंट, ये निकालना है डेल डैश। पहले का लोड लिया अपना W और यहाँ पर ये जो लोड है W/2 लोड है
और उसकी वजह से आपका यहाँ का वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा, जबकि यहाँ पर रॉन्ग ले लिया। यहाँ पर W/2 है लोडिंग, अब लिया है लोडिंग W, और ये जो है मल्टीप्लाइड होगी अपनी, तो W मल्टीप्लाइड बाई डेल डैश, निकालना है डेल डैश, ये आ जाएगा अपना डेल डैश इज इक्वल टू del/2, सेम ही तो आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फिगर shown below x, y, z are the deflection under ABC due to load P and Q. X dash, y dash and z dash are the deflection under ABC due to unit load. तो ये यहाँ पर क्या है, P और Q की वजह से यहाँ पर वो डिफ्लेक्शन बता रहे हैं। कहाँ पर, ये जो डिफ्लेक्शन है, A के नीचे जो डिफ्लेक्शन है वो x के बराबर है, B के नीचे जो डिफ्लेक्शन है वो y के बराबर है, और C के नीचे जो डिफ्लेक्शन है वो Z के बराबर है। ठीक है, इसके बाद ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ लोडिंग हो गई। सेकंड सिस्टम ऑफ लोडिंग में क्या हो रहा है कि x डैश, y डैश और z डैश डिफ्लेक्शन है रिस्पेक्टिवली A, B और C के नीचे। तो ये हो गए अपने x डैश, y डैश और z डैश। अब लोड कहाँ पे अप्लाई किया है, डिफ्लेक्शन अंडर ए लोड, यूनिट लोड एट C। तो यहाँ पर 1 किलोन्यूटन का या 1 यूनिट लोड अप्लाई किया है। तो फर्स्ट सिस्टम की लोडिंग क्या हो जाएगी P, और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा x डैश प्लस Q भी रहेगा, और Q के नीचे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा y डैश। ये हो गया अपना पहले सिस्टम की लोडिंग की वजह से वर्चुअल वर्क। अब सेकंड सिस्टम ऑफ लोडिंग लेते हैं, तो इसमें लोड क्या है 1 किलो न्यूटन। 1 किलो न्यूटन के नीचे फर्स्ट सिस्टम के नीचे जो डिफ्लेक्शन है वो है Z, इसलिए अपनी इक्वेशन बन जाएगी P x डैश प्लस Q y डैश इज इक्वल टू 1। ये अपना आ गया अपना 1। निकालना क्या है, द डिफ्लेक्शन अंडर द, ये आ जाएगा अपना अंडर द लोड P x डैश प्लस Z निकालना है, Z इज इक्वल टू आ जाएगा P x डैश प्लस Q y डैश। द बीम shown in figure carries 20 किलो न्यूटन at point x and y respectively. x पॉइंट पर 20 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई किया है, और y पॉइंट पर 40 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई किया है, और जो डिफ्लेक्शन हो रहा है प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शन ऑफ 6 mm। Z पर जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो है 6 mm का। टू प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शन ऑफ 8 mm। अब इसी बीम में हमको जो x पॉइंट है, ये है अपना x पॉइंट, टू प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शन ऑफ 8 mm and 5 mm एट x and y। तो यहाँ पर अपने को 8 mm का डिफ्लेक्शन चाहिए है, और y पर हमको चाहिए है 5 mm का डिफ्लेक्शन। द लोड रिक्वायर्ड एट Z पर हम कितना लोड अप्लाई करें, तो मान लेते हैं कि हम जो Z पर W लोड अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो, तो पहले सिस्टम की लोडिंग लेते हैं, वर्चुअल वर्क डन बाय फर्स्ट सिस्टम ऑफ लोडिंग। ये अपना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 20 किलो न्यूटन का लोड है, और उसके नीचे सेकंड सिस्टम में वर्चुअल डिफ्लेक्शन है 8 mm, साथ में लोडिंग 40 किलो न्यूटन की है। तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 40 के नीचे
दूसरे सिस्टम का डिफ्लेक्शन है 5 mm, तो ये हो गया 5 mm। अब सेकंड सिस्टम की बात करते हैं तो वर्चुअल वर्क डन बाय सेकंड सिस्टम ऑफ लोडिंग मीन्स हमको लोड निकालना है। डब्ल्यू सिस्टम ऑफ लोडिंग, डब्ल्यू के नीचे डिफ्लेक्शन कितना है फर्स्ट सिस्टम में 6 mm, तो डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों वर्चुअल वर्क क्या होंगे बराबर हुए, तो 20 इंटू 8 प्लस 40 इंटू 5 इज इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय 6। 20 गुणे 8 कितना हो गया 160 और 40 गुणे 5 हो गया 200 और ये हो गया 6W, तो 6W इज इक्वल टू 360, तो W इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 60 किलो न्यूटन का लोड जब हम जेड पर अप्लाई करेंगे तब हमको एक्स के नीचे 8 mm का और वाई के नीचे 5 mm का डिफ्लेक्शन मिलेगा। ये रिजिड कैंटिलीवर फ्रेम ABC is fixed as shown in figure. It carries a point load P at A. यहाँ पर A पर point load अप्लाई किया गया है। Neglecting the axial deformation, the horizontal deflection डेल HA हमको निकालना है पॉइंट A पर। ठीक है, तो पॉइंट ए की वजह से यहाँ पर इसके अंदर जो मूवमेंट रहेगा वो क्या रहेगा अपना P इंटू एक्स के बराबर रहेगा और ये मूवमेंट और ये लोड यहाँ पर जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा और ये क्लॉकवाइज इसको P इंटू एल के बराबर रोटेट करेगा। इसकी वजह से हम यहाँ से यहाँ तक की इसकी स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे। उस स्ट्रेन एनर्जी को बिटवीन लिमिट 0 टू L और यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट रहेगा वो क्या है बढ़ रहा होगा, x पर कम रहेगा, P इंटू एक्स रहेगा। यहाँ पर ये बेंडिंग मोमेंट क्या है कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे इसकी स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे और इस डायरेक्शन में वर्चुअल वर्क डन के बराबर उसको करेंगे। ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में 0 रहेगा तो स्ट्रेन एनर्जी को हम क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे और सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा PLH² अपॉन 2EI। ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहलाते हैं, इनको यदि एग्जाम में हम सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए हमको इनको फॉर्मूला मान के याद कर सकते हैं और यदि कोई लोडिंग दी हुई है तो P की जगह इसमें L की जगह वैल्यू रख के, तो यदि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन पूछा गया है P लोड की तरह वजह से तब हम PLH² अपॉन 2EI का यूज करके हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन को स्ट्रेन एनर्जी मेथड से या यूनिट लोड मेथड में यहाँ पर 1 किलो न्यूटन का हमको लोड अप्लाई करना पड़ेगा और M P की वजह से बेंडिंग मोमेंट दोनों में निकालेंगे और यूनिट लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। इस वाले सेक्शन में तो यूनिट लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा और इसमें निकालेंगे। फिर इस इक्वेशन में MMFTX/2EI का यूज करके हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये रिजिड कैंटिलीवर बीम ABC इज fixed at C. It carries a load P at A as shown in figure, neglecting यहाँ पर neglecting axial deformation मतलब एक्सियल लोडिंग की वजह से नहीं लेना है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट ए। तो यहाँ पर हमको क्या करना है वर्टिकल डिफ्लेक्शन डेल बी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में डेल एच निकाला था, अब हमको डेल बी निकालना है। ठीक है, यहाँ पर चाहे तो वर्चुअल वर्क डन स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर होगी बेंडिंग मूवमेंट की वजह से वो हमारी क्या हो जाएगी पहले सेक्शन में 0 टू L
देखिए यहाँ तक का बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, माइनस पी एक्स राइट ऑफ द सेक्शन क्लॉकवाइज, मतलब एक्स सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट रहेगा पी एक्स माइनस पी एक्स, लेकिन माइनस पी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर एम स्क्वायर डी एक्स, माइनस पी एक्स का शॉर्ट में ले लिया पी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2EI, और लिमिट क्या रहेगी 0 टू एल। इस P की वजह से इस सेक्शन का हमारा जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी उसका हो गया U1 हो गई। इसी तरह से U2 को निकालेंगे, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग, लिमिट रहेगी अपनी 0 टू एल। ये जो लोड यहाँ पर ट्रांसफर होके बेंडिंग मोमेंट कितना क्रिएट करेगा P इंटू एल, और ये पूरे इस कॉलम के अंदर ही क्या रहेगा कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा, अब वेरिएशन नहीं होगा इसलिए क्या हो जाएगा पी एल का होल स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय 2EI। आप चाहें तो दोनों जगह माइनस ले सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा पी एल स्क्वायर 3H प्लस एल 3H प्लस एल डिवाइडेड बाई अपना 3EI। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पूरी लिमिट लेके इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो पी स्क्वायर एक्स क्यू आएगा, एक्स की जगह फिर एल क्यू रखेंगे, इसके बाद इसमें से कॉमन लेंगे, दोनों स्ट्रेन एनर्जी को जोड़ेंगे और ये अपनी आ जाएगी 1 अपॉन ये अपना 1 अपॉन पी इंटू डेल्टा। इसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा को निकालेंगे, एक तरफ का पी कैंसिल भी हो जाएगा, आसान प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 bars AO and BO are of uniform area, each are hinged at O as shown in figure। अब हमको वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट O निकालना है। ये एंगल 45 डिग्री के हैं, तो सिमेट्री की वजह से क्या हो जाएगा, दोनों में फोर्स जो रहेगा FOA और FOB में फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। FOA इज इक्वल टू FOB इज इक्वल टू मान लेते हैं P, मतलब इसके अंदर भी P फोर्स है, इसके अंदर भी फोर्स है, इसमें जो केबल है वायर है उसमें क्या है टेंशन क्रिएट होगा। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2P sin 45 इज इक्वल टू हो जाएगा W। तो P आ जाएगा अपना W अपॉन साइन 45 W अपॉन 2 और 1/√2 पर आ जाएगा, ये आ जाएगा W अपॉन √2। इसके अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी वो हो जाएगी अपनी, दो मेंबर है तो 2 से मल्टीप्लाइड करा, एक्सियल फोर्स की वजह से स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी पी स्क्वायर एल अपॉन 2A। अब यहाँ P की जगह रखेंगे अपना W अपॉन √2, ये W का स्क्वायर √2 की जगह आ जाएगा अपना 2 L मल्टीप्लाइड बाई 2AE। ठीक है, इसको सॉल्व किया और स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए क्या रहता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू लोड W, ये हमको क्या देते हैं डिफ्लेक्शन। तो हमारी स्ट्रेन एनर्जी जो आई है वो कितनी आ गई है W स्क्वायर L अपॉन AE, इसका 2AE, और ये जो आप डिफरेंशिएट कर इसको करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू W तो ये आ जाएगा अपना WL अपॉन AE। आंसर हुआ WL अपॉन AE। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A load 500 kilonewton is applied at point A as shown in the figure. Produce a vertical deflection at B and C. ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C. यहाँ पर जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो रहा है वो है हमारा डेल B इज इक्वल टू 10 mm और C पर जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो है 15 mm. What is the deflection at A? डिफ्लेक्शन A पर निकालना है. अब ये कहलाएगा अपना फर्स्ट सिस्टम ऑफ लोडिंग, जिस पर हम 500 किलोन्यूटन का लोड अप्लाई कर रहे हैं. और दूसरा जो सेकंड सिस्टम ऑफ लोडिंग है उसमें हम व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एट ए पर डिफ्लेक्शन निकालना है. बी यहाँ पर है, सेंटर में ए हुआ और सी पर निकालना कहाँ है, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन सेंटर में. Due to when the load of 100 kilonewton and 300 kilonewton are applied at B and C. B पर 100 kilonewton और C पर 300 kilonewton. मैक्सवेल बेटिक लॉ का यूज किया तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट सिस्टम ऑफ लोडिंग में हम 500 किलोन्यूटन लेंगे और दूसरे सिस्टम का डिफ्लेक्शन देखेंगे वर्चुअल किसके नीचे, ए के नीचे. ए के नीचे जो हमारा डिफ्लेक्शन है वही हमको निकालना है, वही हमको निकालना है. तो 500 मल्टीप्लाइड बाई डेल ए, यहाँ का डिफ्लेक्शन निकालना है, इज इक्वल टू सेकंड सिस्टम ऑफ लोडिंग में 100 के नीचे डिफ्लेक्शन देखेंगे फर्स्ट सिस्टम का वो है 10 mm. सेकंड सिस्टम की लोडिंग दूसरी वाली है 300, इसी के नीचे फर्स्ट सिस्टम का डिफ्लेक्शन देखेंगे वो आ जाएगा अपना 15 mm. इस तरह से हम इसको डेल ए को कैलकुलेट करेंगे, 2 0 0 कट के और ये सब क्या आ जाएगा 11 mm आ जाता है, 11 mm. इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है. A correct solution of statically indeterminate structure as per energy method is statically admissible है. इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ये काइनेमेटिकली कॉन्सिस्टेंट है और तीसरा क्या है, मेक द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द स्ट्रक्चर मिनिमम. तो ये आपका कैन बी गिवन बाय ABC ऑफ द क्वेश्चन. तो ये अपना स्टैटिकली एडमिसिबल है, काइनेटिकली कंसिस्टेंट भी है और स्ट्रेन एनर्जी मिनिमम रहती है. तो तीनों के द्वारा दिया जा सकता है. असर्शन क्या है, पहला जो है हमारा बात है वो है कि द टोटल वर्क डन बाय ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी जब होती है, कोई भी रिजिड बॉडी यदि इक्विलिब्रियम में है तब उसका जो वर्चुअल वर्क होता है वो हमारा क्या होता है, जीरो होता है. जबकि हम क्या लेते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. तो इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में वर्चुअल वर्क डन बाय एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो. ये ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट है. इन ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी जब इक्विलिब्रियम में होगी तो उसका हर पार्टिकल इंडिविजुअल पार्टिकल में भी इक्विलिब्रियम में होगा और वर्चुअल वर्क डन बाय एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन एक्सटर्नली इज इक्वल टू वर्चुअल वर्क डन बाय इंटरनली. तब ये क्या हो जाएगा, as a body is subjected to small deformation, the external virtual work done by the forces will also be zero. इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए आपका एक्सप्लेनेशन की तो बात उठती ही नहीं है. स्टेटमेंट आर भी क्या है, मेरे हिसाब से आपका क्या है, इनकरेक्ट है. तो फिर क्या हो जाएगा अपना, ये जो रहेगा वो हो जाएगा A is true but R is false. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं.
व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ फॉर एनालिसिस ऑफ स्केलेटल प्लेन फ्रेम शोन इन द, ये स्केलेटल प्लेन फ्रेम है और इसमें जो होते हैं अपने मेंबर फोर्सेस जो डेवलप होते हैं वो एक्सियल होते हैं, मीन्स या तो टेंशन या कंप्रेशन। और टेंशन और कंप्रेशन निकालने के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का यूज और बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का यूज हम बेंडिंग मोमेंट बीएम और सीएल निकालने के लिए रिजिड फ्रेम में यूज कर सकते हैं, जबकि स्ट्रेन एनर्जी मेथड का यूज एक्सियल फोर्सेस निकालने के लिए करते हैं। इसलिए हमारा जो सबसे आसान तरीका होगा वो हम स्ट्रेन एनर्जी मेथड, मतलब एनर्जी स्टोर्ड बाय स्ट्रेनिंग ऑफ द मटेरियल। Consider the following statement. The principle of superposition will hold good for the analysis of linear structural system. Yes, जो assumption है हमारा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तभी लागू होता है जबकि लोड डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा कैसा हो, लीनियर हो। The stress in structure due to several applied forces is the sum of the effect due to each of the forces applied one at a time only if the Hooke's law, यदि Hooke's law वैलिड है, Hooke's law यदि हमारा लागू हो रहा है तो इंडिविजुअल फोर्सेस की वजह से जो भी डिस्प्लेसमेंट या स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं उनका टोटल करें, सभी फोर्सेस के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। यही जो सेंटेंस 2 है वही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसलिए 2 भी करेक्ट हुआ। इंटरनल स्ट्रेसेस मे बी काज रिजल्टिंग फ्रॉम लैक ऑफ फिट ऑफ ए स्ट्रक्चर, लैक ऑफ फिट, थर्मल एक्सपेंशन और सेटलमेंट सभी इसमें इंक्लूडेड हैं जब तक कि स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री में यदि सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता है। इसलिए हमारा ऑप्शन 1, 2, 3 करेक्ट है। थैंक यू।